गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से अच्छे से चैनल्स चाणक्य विद्यापीठ पावली में। आज जो हम बच्चा बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसके चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। और उसके जो चैप्टर का नाम है वो है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन की आवश्यकता क्यों होती है। पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मापन की आवश्यकता क्यों है। देखिए, कोई भी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, इस कमरे का मैं टेम्परेचर पूछता हूँ कि तापमान कितना है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि उसको मापना पड़ेगा ना। यानी कि इस भौतिक राशि को बताने के लिए उसको मेजर करना जरूरी है। बिना मेजर किए आप बता नहीं सकते हो कि 20 डिग्री है या 25 है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे कोई एक लड़का है दूसरे लड़के को बोलता है कि तू तो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। या फिर उसकी वो ऐसे बोलता है कि एक लड़का दूसरे लड़के को बोलता है कि तेरी हाइट मेरे से ज़्यादा है, यानी कि वो कंपेयर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले लड़के की हाइट कम है, तो इसको मेजर करना, इसको मापना तो जरूर भाई कम है, लेकिन कितनी कम है। पहले वाले लड़के की जो हाइट है वो कितनी कम है और दूसरे वाले की कितनी ज़्यादा है, तो उसको मेजर करना जरूरी है, मापना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी एक लड़का है, उसका वजन है वो कितना है, तो उसको भी तो मापना पड़ेगा ना कि भाई उसका 30 किलोग्राम है, मतलब 30 किलोग्राम भार है या 40 किलोग्राम भार है, ये मापना जरूरी है। यानी कि और जिनको अपन मापते हैं, ये जैसे मैं कह रहा हूँ किसी लड़के का भार कितना, तो भार क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गई, क्लियर है। और ऐसा कैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी स्केल की लंबाई की बात कर रहा हूँ कि एक स्केल है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये जो लंबाई हुई, मैं स्केल को माप रहा हूँ कि उसकी लंबाई कितनी है, तो उसको मैं माप रहा हूँ, लेकिन ये जो लंबाई है वो क्या, एक भौतिक राशि है, क्लियर है। यानी कि यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं भौतिक राशि के बारे में, कि भाई भौतिक राशि होती क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। भौतिक राशि का बेटा सिंपल सा मतलब होता है कि वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है। ऑल दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिनको अपन मेजर कर सकते हैं या फिर उनको माप सकते हैं, मतलब मापा या तोला जा सकता है, वो सारी राशियां होती हैं, उन्हें अपन भौतिक राशियां बोलते हैं। जैसे हम बात करें लंबाई, मापा जा सकता है लंबाई को। मैं कह रहा हूँ इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, उसको भी मेजर किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़के का भार कितना है, तो उसको भी मेजर किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि दूध है वो कितना है, 2 लीटर है, तो इसको भी अपन माप सकते हैं। यानी कि ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिनको अपन माप सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। वो सारी की सारी क्वांटिटी होगी, उन्हें अपन भौतिक राशि कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है बेटा कि वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है, क्लियर है। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दिए हैं। अब अपन बात करेंगे कि भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया, उनके बारे में बात करने वाले। भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है मूल भौतिक राशि और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। एक तो होती है मूल भौतिक राशि और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है मूल भौतिक राशि और एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। अब बात आती है कि मूल भौतिक राशियां सर किसे बोलेंगे। मूल भौतिक राशियों का मतलब है एक सिस्टम है, अपन आगे जाकर के इसके बारे में बात करने वाले, ऐसे सिस्टम की बात करेंगे। उन्होंने क्या कर दिया, एक डिसाइडेशन कर दिया, एक फिक्स वर्ग क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये वाली जो क्वांटिटीज है उसको अपन मूल भौतिक राशियां बोलने वाले हैं, और इसके अलावा जो भी भौतिक राशियां होगी उसको अपन व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलने वाले हैं, क्लियर है। अब मूल भौतिक राशियों के अंदर उस सिस्टम ने क्या किया, 7 जो राशियां हैं उनको मूल भौतिक राशियों में उन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये 7 है वो मूल भौतिक राशि है, और इसके अलावा जितनी भी बची हुई है वो सारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब बात आती है कि 7 ये मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है। इनको पहले से ही फिक्स कर दिया है, निर्धारित किया गया है, यानी कि इनको किसी दूसरी भौतिक राशि के द्वारा उनको अपन डेराइव नहीं कर सकते, उन्हें अपन मूल भौतिक राशि बोलेंगे, ठीक है। जैसे अपन बात कर सकते हैं लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, तापमान है और प्रतिबंध तीव्रता है, ठीक है। ये सारी क्या है, मूल भौतिक राशि है, उन्होंने पहले से फिक्स कर दी। कोई बोलेगा सर ये 7 ही क्यों है, इसके अलावा दूसरी क्यों नहीं हो सकती। अरे वो ऐसा सिस्टम में डिसाइड किया है, हम उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं कर सकते। हो सकता तो वो यदि आवेश को भी मूल भौतिक राशि मान सकता था, लेकिन उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया कि ये 7 मूल भौतिक राशि है, उन्होंने फिक्स करा है,
इसके अलावा जो भी होगी उसे अपन व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्लियरली एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि मूल भौतिक राशि किसे बोलेंगे, यानी कि वे भौतिक राशियां जो पहले से निर्धारित है, अर्थात जिन्हें दूसरी भौतिक राशियों के द्वारा व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। यानी कि जिसे अपन क्या बोलेंगे, मूल भौतिक राशियां कहलाती है, यानी कि जो पहले से ही निर्धारित है, जिसे किसी विच कैन नॉट बी डेराइव बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसे अपन मूल भौतिक राशि बोलने वाले हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार की होती है। द्रव्यमान, लंबाई हो गई, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया और प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, तो ये हमारी 7 मूल भौतिक राशियां होती है। ठीक है, इसके बारे में और भी अच्छे से अपन आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं जब मैं आपको ऐसे सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे जो आता है वो आता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि का मतलब होता है वे भौतिक राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें अपन बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलेंगे। जैसे बात कर सकते हैं अपन क्षेत्रफल की बात करें, आयतन की बात करें, घनत्व की बात करें, अरे बहुत सारी है ना व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो बहुत सारी है। विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, ऑल दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ करके जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। क्लियर है। जैसे अब बात आती है कि सर इन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशि क्यों कहते हैं। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पे अपन क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे मैं आयत की बात कर रहा हूं तो अपन लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, अब देखो किसी भी वस्तु का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो उसके अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई आएगा। जैसे मैंने एक आयत का एग्जांपल लेकर के आपको मैं इसको समझा रहा हूं, तो लंबाई क्या हो गई, मूल भौतिक राशि है। अरे चौड़ाई भी तो एक टाइप की क्या है, लंबाई भी तो होती है ना, लंबाई होती है, चौड़ाई भी एक टाइप की। क्लियर है ना, यानी कि एक लंबाई को दूसरी लंबाई से मैंने गुणा किया है, यानी कि 2 लंबाइयों को जब गुणा किया जाता है तो हमें क्षेत्रफल मिलता है। और हमें पता है कि लंबाई बेटा कैसी होती है, मूल भौतिक राशि है। ये भी कैसी है, मूल भौतिक राशि है। यानी कि यहाँ पे 2 मूल भौतिक राशियों का गुणा किया गया है जिससे एक नई राशि मिली है और वो बेटा मिली है हमारे को क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बेटा क्या हो गई, व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। इस तरीके से आगे और इनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे अपन बात करें आयतन, आयतन के अंदर 3 मूल भौतिक राशि आएगी। कौन कौन सी आएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अरे ये भी लंबाई, चौड़ाई भी एक लंबाई है और ऊंचाई भी एक टाइप की लंबाई है, यानी कि 3 लंबाइयों का गुणा करने से आयतन मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि ये भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्लियर है। ठीक है, आगे हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब भी कोई भी भौतिक राशि का आप मान ज्ञात करोगे, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि का मान ज्ञात कर रहे हो, जैसे मैं इस कमरे का टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कि इस जो कमरे का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कितना है, और किसी लाले ने मेरे को बोला कि सर इसका जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, किसी लाले ने बोला कि सर इस कमरे का जो टेम्परेचर है, तापमान है, T इज इक्वल टू वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या फिर किसी बच्चे को मैंने बोला कि बताइए इस पेन की लंबाई कितनी है, और वो बोलता है कि सर इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ऐसे बोल दिया उसने। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को जब आप ज्ञात कर रहे हो, ठीक है, देखो यहां पर जब आप भौतिक राशि को ज्ञात कर रहे हो तो इस भौतिक राशि में 2 वैल्यू आपको मिलेगी। एक तो आपको मिल रहा है, देखो यहां पर संख्यात्मक मान, अरे आगे कोई ना कोई संख्या लिखी हुई होगी, देखो यहां पर भी एक 10 लिखा हुआ है, संख्या है, और एक इसके पीछे होता है इसका मात्रक। देखो यहां पर मात्रक क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर पूछा जाए इसका मात्रक क्या है तो आप बेटा बोलोगे सेंटीमीटर। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जब भी आप मान लिखोगे तो उस मान के अंदर 2 वैल्यू होगी, एक तो होगा उसका संख्यात्मक मान और एक उसके पीछे लगा हुआ होगा मात्रक। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि के मान में 2 मान होते हैं, कि मान के मान में मान होते हैं, यहाँ पे लिखोगे 2 मान होते हैं।
अब कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उसका संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होगा उसके पीछे मात्रक। ठीक है, अब बात आती है कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक क्या होते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियत मान का मात्रक बनाया गया है। ठीक है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को मानक मात्रक कहते हैं, मानक मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है और उसे अपन मात्रक बोलते हैं। जैसे मैंने बोला एक मात्रक फिक्स कर दिया, जैसे द्रव्यमान की बात करते हैं कि द्रव्यमान को मापने के लिए बेटा क्या क्या काम में लेते हैं अपन, अरे किलोग्राम भी काम में लेते हैं। ठीक है, आप ग्राम भी काम में लेते, तो एक फिक्स वैल्यू कर दी कि भाई किलोग्राम होगा वो इतना होगा, ग्राम होगा वो इतना होगा, ठीक है, पाउंड्स होगा तो वो इतना होगा, एक फिक्स वैल्यू फिक्स कर दी गई है। क्लियर है कि भाई किलोग्राम होगा कि इतना जो वजन होगा उसे अपन मतलब इतना द्रव्यमान होगा उसे 1 किलोग्राम बोल देंगे। यानी कि मात्रक क्या होते हैं, किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को एक फिक्स वैल्यू कर दी कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, तो कि इतना होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई कितनी होगी, तो कि इतनी जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो एक फिक्स मान बना दिया गया कि इतना मान होगा, उसे अपन मात्रक बोलने वाले हैं। क्लियर है, तो यहां से मानक मात्रक को हमने समझा है। आगे हम बात करेंगे मात्रक भी 2 टाइप के होते हैं। अब सीधी सी बात है कि जब हमने भौतिक राशियां 2 टाइप की पढ़ी है तो मात्रक भी 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से, मूल मात्रक होंगे और एक होंगे व्युत्पन्न मात्रक। सीधी सी बात है कि मूल मात्रक वे मात्रक होंगे जो मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न किसे बोलेंगे, वे मात्रक जिन्हें मतलब जिनका उपयोग व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे अपन व्युत्पन्न मात्रक बोलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो आप। देखो, मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए, मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, और जैसे किलोग्राम, यहां पर अपन देखो, यहां पे बेटा इस तरीके से देखो, यहां पर हमने लिखा है, ठीक है, यहां पे अपन देख सकते हैं इसको अच्छे से। और भी देखो, मूल मात्रक, मूल भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे किलोग्राम हो गया, लंबाई को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम काम में लेते हैं, लंबाई को मापने के लिए मीटर काम में लेते हैं, समय को सेकंड, तापमान को केल्विन से मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पीयर में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, तथा यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कैंडेला। ठीक है, कैंडेला, कैंडेला यानी कि प्रदीपन तीव्रता को मापने के लिए अपन कैंडेला मात्रा को काम में लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए बेटा, आगे हम जो देखेंगे वो देखने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक, कि विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए यहां पे व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए जो भी मात्रक काम में लिए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सिंपल है डेफिनेशन। जैसे आवेश कैसी राशि, अरे आवेश बेटा कैसी राशि होती है, बोलो ना कैसी होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। और व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापने के लिए जो मात्रक हम काम में ले रहे हैं कूलाम, तो कूलाम कैसा हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। वेबर, अरे विद्युत फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसको वेबर होता है मात्रक, और चुंबकीय फ्लक्स कैसी, व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो मात्रक भी कैसा हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा, व्युत्पन्न, तो ये मात्रक भी कौन सा हो जाएगा, व्युत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है। जैसे अपन क्षेत्रफल की बात करें मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे बात करें आयतन का, मीटर क्यूब होता है, यानी कि मीटर क्यूब क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए जो भी मात्रक काम में लेंगे उसे अपन बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। आगे बात करेंगे अपन कि किसी भी भौतिक राशि के मान को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखिए, कोई भी भौतिक राशि है, उसका जब भी आप मान ज्ञात करते हो किसी भी भौतिक राशि का, तो उसके मान को इस तरीके से लिखा जाता है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई अपन काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू एन ई, ये काम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे देखो मैंने अभी बोला था कि इस पेन की लंबाई कितनी है, और इसने बोला कि सर इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये 10 क्या हो गया, उसका संख्यात्मक मान जिसे अपन n से लिख सकते हैं, और इसके पीछे क्या आ गया, ये मात्रक जिसे अपन u से लिख सकते हैं, u यानी यूनिट, यानी कि मात्रक को अपन u से लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और इसका जो भी मान आएगा उसको अपन q से लिख लेते हैं, तो q यानी क्वांटिटी, मान कितना मिला है यहां से लिखेंगे अपन q इज इक्वल टू nu। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जब भी अपन मान लिखेंगे तो q से लिखने वाले हैं, और q इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा n इंटू यू आएगा। यहाँ पर जो n है वो क्या है, संख्यात्मक मान है, और u क्या है, यहाँ पर मात्रक है। ठीक है, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे एक इसी मार्कर की मैं लंबाई कह रहा हूँ, है ना, इसी मार्कर की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने 2-3 लड़कों से अलग अलग सवाल किया, और तीनों से मैंने पूछा कि भाई बताइए इसकी लंबाई कितनी है। तो कोई बच्चा बोलता है कि सर, ए लड़के को मैंने बोला कि भाई बता इसकी लंबाई कितनी है, तो ए ने मेरे को बोला सर इसकी जो लंबाई है L इज इक्वल टू, ठीक है सर, 10 सेंटीमीटर है। फिर यही सवाल मैंने बी लड़के से पूछा और उसको बोला कि मैंने भाई बता इसकी लंबाई कितनी है, तो वो बोलेगा सर इसकी जो लंबाई है इसका तो आंसर गलत आ रहा है, मेरे जो आंसर आ रहा है वो 0.1 मीटर आ रहा है। ठीक है, किसी और लड़के से मैंने पूछा, एक सी लड़का था, उसको मैंने पूछा कि भाई बता इसकी लंबाई कितनी आ रही है, और इसने मेरे को आंसर बताया इसका, सर ये भी गलत बता रहा है, मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100 mm। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब देखो यहां पर अपन नोटिस करने वाली बात यह है कि लंबाई यही है, मार्कर सेम है, लेकिन तीनों का जो आंसर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। एक का जो आंसर आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर आ रहा है, एक का 0.1 मीटर आ रहा है, और एक का आ रहा है 100 mm आ रहा है। ठीक है, अब तीनों का आंसर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर आ रहा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0.1 आ रही है, और इसकी आ रही है 100 आ रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि संख्यात्मक मान अलग अलग आ रहे हैं, मतलब तीनों का आंसर गलत है। नहीं, तीनों का जो आंसर है वो गलत नहीं है, तीनों का आंसर एकदम सही है। तो सर ये संख्यात्मक मान अलग क्यों आया, क्योंकि उसने जो मात्रक है तीनों ने वो अलग अलग काम में लिए हैं। एक ने जो मात्रक काम में लिया है वो सेंटीमीटर काम में लिया है, एक ने मीटर काम में लिया है, और एक ने जो काम में लिया है वो काम में लिया है, ठीक है, एक ने जो काम में लिया है वो काम में लिया है mm काम में लिया है। ठीक है, तो तीनों का इस तरीके से लेने की वजह से उनका जो आंसर है वो अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो बात आती है कि सर अब यहां पर 10 सेंटीमीटर लिखा है, ये वाली जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। अरे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैंने मान लिया कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू n3 है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं मान लेता हूं n1 है, और बेटा इसको मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को मान लिया n2 है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर आपने मात्रक जो काम में लिया वो अलग लिया है, काम में मान लेता हूं कि ये मात्रक u1 है, ये जो मात्रक काम में ले रहे हैं इसको अपन लिख लेते हैं u2 से, और यहां पर जो मात्रक काम में ले रहे हैं इसको लिख लेते हैं अपन u3 से। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहां पर n1 और u1 का गुणा करोगे तो आंसर वही लंबाई मिल रही है, यहां पर n2 और u2 का गुणा करेंगे तो भी लंबाई वही है, और यहां पर n3 और u3 का गुणा करेंगे तो भी लंबाई वही है, यानी कि लंबाई चेंज नहीं हो रही है। यानी कि इसको मैं यदि q से लिखूंगा तो इसको भी q से लिखना पड़ेगा, इसको भी मेरे को q से लिखना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि यहां से बेटा फॉर्मूला बनेगा q इज इक्वल टू n1 u1 लिखो, या फिर n2 u2 लिखो, या फिर n3 u3 लिखो। तीनों ही क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, हमेशा ध्यान रखना कि n का और u का जब भी मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर निकल के आएगा, हमेशा दोनों का गुणा एक फिक्स वैल्यू देगा, और वो वैल्यू कितनी देगा, q वैल्यू देगा। कोई बोलेगा कि सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो मात्रक उतने ही अनुपात में घट रहा है। देखिए जैसे यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू 10 गुणा से बड़ी है, मतलब इसकी तुलना में ये जो मात्रक है वो उससे छोटा है। और हमें पता है कि mm तो बहुत छोटा सा होता है और सेंटीमीटर बड़ा होता है। क्लियर है? यानी कि यहां से हम सीख सकते हैं कि यदि संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो उतने ही अनुपात में उसका मात्रक कम हो जाता है, यानी कि दोनों का गुणा हमेशा कम होगा। यदि आप n1 को बढ़ाओगे तो u1 घटेगा। देखो जैसे n1 को आपने बढ़ाया 10 से 100 किया तो मात्रक mm से क्या हो गया, सेंटीमीटर से सॉरी क्या हो गया, mm हो गया। यदि आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कम करते हो
न्यूमेरिकल वैल्यू को कम करते हो तो ये वाली वैल्यू बेटा क्या होती है, बढ़ती है। देखिए जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने 10 किया, 10 का कितना किया 0.1, यानी कि आपने 10 गुणा से न्यूमेरिकल वैल्यू को कम किया है तो मात्रक उतने ही अनुपात में बढ़ चुका है। सेंटीमीटर की जगह क्या आ चुका है, मीटर आ चुका है। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हैं तो मात्रक का मान घटता है और न्यूमेरिकल वैल्यू को घटाते हैं तो मात्रक उतने ही अनुपात में बढ़ता है। मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और ये इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। बेटा अभी आप नए नए हो, 10वीं पास करके 11th के अंदर आया तो आपको कुछ के अंदर डिस्कस मतलब किसी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो इसको मैं बता देता हूँ। समानुपाती का मतलब होता है किसी एक राशि के बढ़ने पर दूसरे का बढ़ना, ठीक है, या फिर इस राशि के घटने पर दूसरी राशि का घटना, तो इसे बोला जाता है समानुपाती, यानी कि समान अनुपात है दोनों का। लेकिन यदि ऐसा हो जाए एक राशि बढ़ रही तो दूसरी राशि घट रही है, या फिर एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। और व्युत्क्रमानुपाती संबंध को बेटा लिखेंगे इस तरीके से, अरे एन और यू क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अपन लिखेंगे एन और यू का गुणा हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा हमेशा बेटा, कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे एन इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में, कांस्टेंट अपॉन में, कांस्टेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम बेटा लिखने वाले हैं, यहाँ से कांस्टेंट को समानुपाती में डाल दो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में u, और इसे बोला जाता है n और u दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि u बढ़ेगा तो n घटेगा और u घटेगा तो n बढ़ेगा। क्लियर है। और यही मैंने यहाँ पर आपको एक मेंशन भी किया है, देखिए बेटा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो n और u का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ n समानुपाती 1 अपॉन u, यानी कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं अपन। हाँ, अगला जो बेटा हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मात्रक पद्धतियों के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने टाइप की मात्रक पद्धतियाँ होती है। ठीक है, हम मात्रक पद्धति की बात करेंगे कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जैसे अपन बात करें यहाँ पे मेनली जो मात्रक पद्धतियों की यहाँ पे बात करेंगे वहां पे 3 भौतिक राशियों की बात करने वाले हैं। लंबाई की बात करेंगे, ठीक है, एक अपन द्रव्यमान की बात करेंगे और एक बेटा हम बात करने वाले हैं समय के बारे में। इन 3 भौतिक राशियों को मापने के लिए 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां बनाई गई। एक है एमकेएस पद्धति, एक है सीजीएस पद्धति और एक है एफपीएस पद्धति। ठीक है, अब ये एमकेएस पद्धति क्या होती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, एमकेएस पद्धति का मतलब होता है कि जब हम लंबाई को मीटर में मापेंगे, लंबाई है उसको मीटर में मापना है, क्लियर है, और द्रव्यमान को मापना है बेटा, वो मापना है आपको किलोग्राम में, और समय को मापना है सेकंड के अंदर, समय को मापना है सेकंड के अंदर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर है ना, तो मीटर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम लंबाई को मापेंगे मीटर के अंदर, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम के अंदर और समय को मापेंगे सेकंड के अंदर, तो इस सिस्टम को बोला जाता है एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। देखो यहां से लिया गया एम, यहां से लिया गया के और यहां से लिया गया एस, तो एमकेएस सिस्टम बोलेंगे। बड़ा सिंपल है, नाम में ही मतलब आंसर है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। दूसरी बात करेंगे अपन सीजीएस पद्धति की बात करेंगे। अब देखो यहां पर भी नाम में ही आंसर है कि यहां पर जब भी हम लंबाई को इस पद्धति के अंदर हम क्या करेंगे, लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, लंबाई को यहां पर जो मापने वाले हैं वो मापने वाले हैं हम सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम सेंटीमीटर के अंदर मापने वाले हैं। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पे द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पे जो बेटा द्रव्यमान जो मापेंगे वो अपन मापेंगे ग्राम के अंदर। क्लियर है। और इसी प्रकार जो समय को मापा जाएगा बेटा, वो समय को मापा जाएगा इस पद्धति के अंदर, वो मापा जाएगा सेकंड के अंदर। समय के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सभी के अंदर सेकंड ही आएगा। तो देखो CGS नाम में आंसर है। क्लियर है। अगले हम बात करेंगे एफपीएस पद्धति। अब यहाँ पे लंबाई को बेटा मापेंगे फुट के अंदर। अरे किसके अंदर मापना है बेटा, फुट के अंदर। इसका एक और भी नाम है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, लंबाई को मापेंगे अपन फुट के अंदर। यहाँ पे
जो द्रव्यमान है इसको मापेंगे अपन पाउंड्स के अंदर, द्रव्यमान को मापना है पाउंड्स के अंदर, और यहां पे समय को मापना है बेटा सेकंड के अंदर। ठीक है, समय को मापोगे आप सेकंड के अंदर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो टॉपिक है बड़ा सिंपल है, सेकंड तीनों में देखो, समय तो तीनों में आ रहा है, सेकंड के अंदर ही आएगा। क्लियर है? और बाकी तो देखो नाम में आंसर है, यहाँ से एफ है तो एफ लिया गया, यहाँ से पी लिया गया और यहाँ से एस लिया गया, एपीएस सिस्टम हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की बात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या है? एसआई सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखिए मेन क्या है कि अभी हमने यहाँ पे जो 3 सिस्टम पढ़े हैं, एमकेएस, एपीएस एंड सीजीएस के बारे में डिस्कशन किया। वहां पे हम 3 भौतिक राशियों को ही माप सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, फिर उनको मेजर करना है। तो एक सिस्टम है अंतरराष्ट्रीय, उन सिस्टम ने क्या किया, एक संगठन बना हुआ है। ठीक है, उन संगठन ने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसके अंदर अपन सभी भौतिक राशियों को माप सकते हैं। ठीक है, और उस सिस्टम को बोला गया एसआई सिस्टम बोला गया। एसआई सिस्टम के अंदर क्या है कि जैसे जो एमकेएस सिस्टम जो होता है ना, उसी का ही एक विस्तारित रूप है। उसी के अंदर भी जैसे एमकेएस सिस्टम की अपन बात करते हैं, एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, 3 भौतिक राशियां हैं। कौन कौन सी? एक तो लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। जबकि एसआई सिस्टम के अंदर क्या किया गया कि एमकेएस सिस्टम को ही थोड़ा मॉडिफाइड किया गया, उसके अंदर 4 मूल भौतिक राशियां और जोड़ी गई। जैसे अपन बात कर सकते हैं तापमान की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, पदार्थ की मात्रा की बात करें, या फिर प्रतिबंध तीव्रता की बात करें। ये 4 भौतिक राशियां उसके अंदर 4 और जोड़ी गई और 7 मूल भौतिक राशियां बनाई गई और इस सिस्टम को बोला गया एसआई सिस्टम। क्लियर है? यानी कि देखो यह एमकेएस सिस्टम का विस्तारित रूप है। इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों को उनके मात्रकों के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनको उनके मात्रकों के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे जो एसआई सिस्टम है उन्होंने भी क्या किया, क्लासिफिकेशन किया कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको भी फिर वापस से 3 भागों में डिवाइड कर दिया उन्होंने, कि मूल भौतिक राशियां जो पहले से ही निर्धारित की हुई है, जिनको दूसरी भौतिक राशियों के द्वारा अपन व्युत्पन्न नहीं कर सकते। फिर सेकंड जो पार्ट है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशि, जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 राशियां ऐसे भी थी जो न तो मूल भौतिक राशियों में थी और न ही व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंदर थी, उनको बोला गया पूरक, बोला गया पूरक भौतिक राशियां। और उनके अंदर हम 2 भौतिक राशियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और वो 2 भौतिक राशियां होगी हमारी समतल कोण और घन कोण होगी। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मूल मात्र की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी जहां पे 7 मूल मात्रक लिखे हुए हैं। जो 7 भौतिक राशियां थी उनको मात्रक सहित यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये एसआई सिस्टम है ना, ठीक है ना, ये एसआई सिस्टम के अंदर उसका जो मात्रक होता है वो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे अपन बात करें, देखो यहाँ पे द्रव्यमान की, जब भी अपन बात करेंगे द्रव्यमान की और एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा इसको किलोग्राम में ही मेजर किया जाएगा। हमेशा आपको वहां पे मात्र किलोग्राम ही काम में लेना है। ठीक है, और किलोग्राम का जो सिंबल होता है वो होता है, अपन केजी से लिखेंगे। जब भी हमारा आंसर आएगा तो ऐसे सिस्टम में पूछा गया है तो उससे हमेशा किलोग्राम के अंदर ही लिखना है, और जब पीछे लगाओगे सिंबल तो वो आपको केजी लगाना है। लंबाई की बात करें, लंबाई को हमेशा ऐसे सिस्टम के अंदर अपन मीटर के अंदर ही मापेंगे, और मीटर के लिए जो सिंबल काम में लिया जाएगा वो स्मॉल m काम में लिया जाएगा। तीसरी भौतिक राशि की बात करें वो है समय, और समय को हम मापेंगे ऐसे सिस्टम के अंदर, वो सेकंड के अंदर मेजर करने वाले हैं, और वहां पे जो सिंबल काम में लिया जाएगा वो छोटा s काम में लेंगे। क्लियर है? चौथे पॉइंट की बात करें अपन विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जब भी अपन मेजर करेंगे तो वो एम्पियर के अंदर मेजर करेंगे, और एम्पियर के लिए जो भी अपन सिंबल काम में लेंगे वो कैपिटल A काम में लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे अपन ताप की बात करें, टेम्परेचर, जब भी अपन टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो वो हमेशा आपको केल्विन के अंदर करना है। ऐसा नहीं कि डिग्री सेंटीग्रेड या आपने फॉरेनहाइट में लिख लिया। आपको हमेशा ऐसा सिस्टम जब भी बोला जाएगा तो आपको केल्विन में ही आंसर लिखना है, और केल्विन के लिए अपन कैपिटल K काम में लेंगे। क्लियर है? पदार्थ की मात्रा की बात करें, पदार्थ की मात्रा को हमेशा अपन मोल के अंदर मेजर करेंगे, मोल में मापेंगे, और इसके लिए अपन लिखेंगे ये वाला सिंबल काम में लेंगे MOL करके। ई नहीं लिखोगे पीछे, इस बात का विशेष ध्यान रखना।
ठीक है। अगला है ज्योति तीव्रता या फिर इसे प्रदीपन तीव्रता भी बोला जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है बेटा कैंडिला, और इसके लिए अपन काम में लेंगे वो सीडी काम में लेंगे। यहाँ पर पीछे देखो बेटा एक लिस्ट आपको और दिख रही होगी विमीय संकेत कि इनकी विमा क्या क्या होती है। अभी हमने विमाओं के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, आपको विमा आती भी नहीं होगी, तो उसके बारे में हम अगले जो 2 या 3 लेक्चर के बाद में हमारा विमा भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। क्योंकि ये जो बेसिक्स होता है फिजिक्स का, जो बेसिक्स होता है, जब स्टार्ट करते हैं भौतिक राशि तो आपको तो बीमा तो आना ही चाहिए। बिना बीमा के आपके 12th में भी बहुत जगह काम में आएगा बीमा, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है, इतने मतलब मेरे साथ बने रहना आप, मतलब इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो 11th का जो फिजिक्स है बड़ा शानदार कर दूंगा। मतलब आपको खुद को लगेगा कि मतलब अंगुलियों पे नागिन डांस करेगी है, ठीक है ना। इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। मतलब फिजिक्स बहुत ही, मतलब आप क्या रट्टा मारने जाते हो, ये रटने का सब्जेक्ट तो है नहीं। आपने 10th के अंदर भी पढ़ा होगा सर फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, बाकी जो हमारे जो टॉपिक होते हैं जैसे केमिस्ट्री का हुआ, बायोलॉजी का हुआ, तो ईजी लगते हैं। रीज़न ये होता है कि आप उसको रटने जाते हो और रटने के चक्कर में फिर आपको 2 या 3 दिन तक वो याद रहता है। लेकिन आप यदि इसको समझोगे और डीपली समझोगे, बहुत ही अच्छे से समझोगे, तो ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बनेगा। आपको एक बार पढ़ोगे, 2 या 3 बार और देखोगे, आपका कंप्लीट है, फिनिश है, आपको वापस दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये मैं आपको मतलब गारंटी देता हूँ कि मैं आपका फिजिक्स बढ़िया करूँगा, ठीक है। मेरे साथ एंड तक बने रहना पूरी सेशन के ड्यूरेशन में। आगे बात करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है बेटा, है ना। व्युत्पन्न मात्रक की बात करने वाले हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा। कि जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को जब भी अपन मापेंगे, ठीक है, तो उनके पीछे जो भी अपन मात्रक लिखेंगे तो उससे अपन बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जैसे अपन बात करें व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात करते हैं, जैसे आयतन। अरे बेटा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अरे बहुत सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है, उसमें से 2-3 एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं समझा देता हूं कि क्या क्या मात्रक होंगे इसके, ठीक है ना। तो लंबाई को मापेंगे अपन मीटर में, ऐसा ही सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसे भी मापेंगे, चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में, ऊंचाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर का क्यूब हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आयतन को मापा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, घनत्व। आपसे पूछा जाए कि घनत्व कैसी भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है या फिर मूल भौतिक राशि है। देखिए तो यहां से इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है। अब द्रव्यमान को अपन किस में मापेंगे, किलोग्राम के अंदर, और आयतन को किस में मापेंगे, मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब। ये कौन सा मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक होगा, क्योंकि ये राशि कैसी है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कैसे पता किया व्युत्पन्न भौतिक राशि है, अरे देखो भाई फॉर्मूला है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कैसी राशि, मूल भौतिक राशि। आयतन में 3 मूल भौतिक राशि आती है, मीटर मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि एक मूल भौतिक राशि के अंदर दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशि का आपने डिवाइड किया है, तब जाकर के एक नई राशि मिली है घनत्व, यानी कि घनत्व को डेराइव किया गया है मूल भौतिक राशि की सहायता से। क्लियर है। तो इस तरीके से घनत्व हमारे पास में क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया। तो इसका मात्रक भी अपन क्या बोलेंगे, इसे व्युत्पन्न मात्रक बोलने वाले हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, वैसे अपन को 1 बाय 1 करके जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारी मात्रक जैसे जैसे आएंगे, मतलब जैसे जैसे भौतिक राशि आएगी तो उन सभी के मात्रक अपन वहां पे अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है, बहुत सारे मात्रक हैं, ठीक है ना। सभी को यहाँ पे समझाना वैसे संभव भी नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे, हमने मूल भौतिक राशियों को, मूल मात्रकों को देख लिया, हमने व्युत्पन्न मात्रकों को भी देख लिया, और आगे हम देखेंगे पूरक मात्रक की बात करेंगे, ठीक है। 2 भौतिक राशियां ऐसी थी जिनको न तो मूल भौतिक राशियों में रखा गया और न ही व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंदर रखा गया। उन दोनों के जो नाम है बेटा, वो नाम है, एक तो है समतल कोण और एक है घन कोण। तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मैंने सर्कल बना रखा है और यहाँ पर एक छाप काटा हुआ है। हम समतल कोण की बात करें, अरे अभी तक बेटा आप जो 10वीं से लेकर के अभी तक जो भी आप पढ़ते आए हो, 10वीं तक आपने जो भी पढ़े वो सारे आपने कहीं ना कहीं समतल कोण की बात करते थे, एक एंगल थीटा की बात करते थे, वो सारा क्या होता था, समतल कोण होता, जिसका आप मात्रक भी काम में लेते थे, रेडियन वगैरह में लिखते थे, यहाँ डिग्री लिखते थे 360 डिग्री, यहाँ ठीक है ना 270 डिग्री, इस तरीके वो सारे समतल कोण थे,
ठीक है। यहाँ पर 11th क्लास में जैसे आओगे तो थोड़ा तो स्टैंडर्ड अपना उस हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं और वो पढ़ेंगे घन कोण के बारे में। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे समतल कोण के बारे में। देखिए समतल कोण बेटा क्या होता है, समतल कोण होता है कि कोई भी एक चाप है, एक चाप होता है, उस चाप के द्वारा यहां पर जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, इस केंद्र पर जो भी एंगल बनाया जाएगा, आप इस चाप का ये प्रारंभिक बिंदु है, इस चाप का ये क्या है बेटा प्रारंभिक बिंदु, और ये बेटा क्या है अंतिम बिंदु। तो यहां से एक त्रिज्या, एक लाइन खींचो, एक लाइन यहां पर खींचो, और इसके द्वारा, इस छाप के द्वारा यहां पर जो भी एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को अपन बोलेंगे थीटा। क्या बोलने वाले हैं बेटा, थीटा बोलने वाले। और इसी को बोला जाता है समतल कोण। यानी कि कोई भी चाप हो या फिर कोई रेखा हो, उस रेखा के द्वारा यदि केंद्र पे जो भी कोण अंतरित होता है उसे बोला जाता है समतल कोण बोलेंगे। जैसे ऐसा भी हो सकता था, फिगर इस टाइप का भी हो सकता था, जैसे ऐसे दिया हुआ है कोई, ठीक है ना, और आपको पूछा जाए कि यहाँ पे एक सेंटर है, बताइए इसके द्वारा कितना कोण बनेगा। तो यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि ये मतलब ऐसा वृत्त का ही भाग हो, एक ऐसा भाग भी हो सकता है ना, एक रेखीय भाग होना चाहिए, उसके द्वारा यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। यानी कि थीटा, अब बात आती है कि सर ये थीटा निकालते कैसे हैं। थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू, यानी कि कोण, समतल कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, वो बेटा फॉर्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप का मतलब ये वाली लंबाई कितनी है, या फिर यहाँ पर ये जो लंबाई है वो कितनी है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे चाप बट्टा इसकी त्रिज्या कितनी है, वो त्रिज्या यहाँ पे लिखते हैं। ये इसका बेटा फॉर्मूला होता है थीटा ज्ञात करने का। ठीक है, चाप बटा त्रिज्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है, त्रिज्या है वो 2 मीटर है, तो बेटा आंसर क्या आएगा 10 बटा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 5। अब बात आती है कि सर इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक कौन सा काम में लेते हैं। ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे लिखेंगे क्या, तो इसका जो मात्रक होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि बहुत बार लड़के क्या कर लेते हैं पीछे डिग्री लगा लेते हैं ना, डिग्री नहीं होगा, रेडियन में लिखेंगे जो भी आंसर आएगा वो, तो अपन लिखेंगे 5 रेडियन। इसका जो भी मात्रक होगा वो क्या होगा, रेडियन में होगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि सर ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ये एंगल, और ये एंगल जो थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा होगी, वो होगी 2 पाई, कितनी होगी बेटा 2 पाई रेडियन होगी, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे जो भी देखो, यहाँ पर जो एंगल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो पूरा एंगल होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू, अपन डिग्री में लिखते थे, और डिग्री में हम कैसे लिखते थे 360 डिग्री लिखते थे। लेकिन जब भी इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में लिखने का तरीका होगा, इसको लिखेंगे अपन 2 पाई करके लिखेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन ऐसा ही सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमेशा आपको रेडियन में ही निकालना पड़ेगा आंसर। हमेशा ध्यान रखना, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री जब भी कोण बनता है तो उसको रेडियन में लिखने का तरीका होता है कि पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्लियर है, तो 2 पाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रेडियन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, आगे एक अलग एंगल की बात करने वाले हैं और वो है हमारे पास में घन कोण। घन कोण क्या होता है, देखिए घन कोण में, समतल कोण के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक चाप होगा या फिर कोई एक रेखीय लंबाई होगी, उसके द्वारा सेंटर पे एंगल बनेगा, उसे अपन बोलेंगे समतल कोण बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक क्षेत्रफल बनेगा, जैसे कोई भी एक गोला है, जैसे फुटबॉल का शेप का कोई भी हमारे पास में आकृति है, उसका कोई भी एक क्षेत्रफल आप छोटा सा टुकड़ा काट दो, जैसे यहाँ पर एक आपको एक गोला दिया गया ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर का मैंने कोई भी एक वृत्ताकार भाग ले लिया, ये क्षेत्रफल ले लिया। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल होगा ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस गोले के सेंटर पे यहां पे एक कोण बनाएगा। अपन क्या करेंगे, ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा यहां से एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन यहां से खींचेंगे, और यहां पर जो एक एंगल बनेगा वो एंगल इस टाइप का दिखेगा आपको। ये वाला जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है घन कोण, और इसे लिखा जाता है ओमेगा से। बेटा कैसे लिखेंगे, ओमेगा से लिखेंगे, और इसे बोलेंगे अपन घन कोण। क्लियर है, ये होता है घन कोण। ठीक है, घन कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा फिर,
घनकोण ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है ओमेगा से अपन लिखते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे वहां पे था थीटा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था छाप बटा त्रिज्या, क्योंकि उसमें छाप भी एक लंबाई थी, त्रिज्या भी नीचे एक लंबाई थी। लेकिन यहां पर अपन क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि यहां पर जो भी कोण बनाएगा वो एक क्षेत्रफल के द्वारा बनाया जाएगा, तो यहां पर अपन लिखेंगे क्षेत्रफल, कि जो भी क्षेत्रफल है वो यहां पे लिख दो, ठीक है ना, कि जो भी क्षेत्रफल है उसका मान यहां पे लिख दो। अब क्षेत्रफल में दो भुजा होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पर जो त्रिज्या आएगी उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे त्रिज्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है घनकोण ज्ञात करने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और एक 12th के अंदर टॉपिक आएगा कूलॉम का नियम, और वहाँ से गाउस का नियम का डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ काम में आएगी, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, जैसे हमने समतल कोण के मैक्सिमम वैल्यू की बात करी कि उसका अधिकतम मान कितना होता है, तो वहाँ पे हमने लिखा था 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर सर जो मात्रक आएगा इसका मात्रक क्या होगा, कि जो भी आंसर आएगा उसके पीछे लगाएंगे क्या अपन, तो मात्रक जो आएगा वो इसका आएगा स्टे रेडियन, ध्यान रखना स्टे रेडियन, ठीक है। इसे अपन स्टे रेडियन के अंदर मेजर करते हैं, SR से लिखा जाता है इसे, ठीक है। अब बात आती है इसका अधिकतम मान कितना होगा, तो इसका जो अधिकतम मान होता है वो होता है 4 पाई। जैसे होता है ना समतल कोण का अधिकतम मान 2 पाई होता है, वैसे इसका जो अधिकतम मान होगा वो होगा 4 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोले का आपको क्षेत्रफल पूछा गया है कि गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो हमारे पास में एक देखो गोले का आप क्षेत्रफल निकालना, जैसे ये पूरा एक गोला है अपने पास में, ठीक है। इसका आपको पूछा गया है कि कुल क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास में फॉर्मूला होता है घनकोण, घनकोण इज इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक वो r दी हुई है। अब घनकोण, देखो मैं बात कर रहा हूं पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं कि पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो मैक्सिमम होगा, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी मैक्सिमम बनेगा, अधिकतम बनेगा। और अभी मैंने आपको लिखवाया कि अधिकतम मान कितना होता है, 4 पाई होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 4 पाई लिखेंगे। तो 4 पाई इज इक्वल टू, आपको तो निकालना कि पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया को मैं लिख लेता हूँ a से, और त्रिज्या कितनी है इसकी बेटा r है, तो अपन लिखेंगे r स्क्वायर। तो यहाँ से जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास के अंदर भी, और वो फॉर्मूला आपने पढ़ा था 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब हम घनकोण को समझते हैं तो यहाँ से आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाता है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर वो घनकोण से आता है, ठीक है। आज के लिए बच्चा हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11 का जो बेसिक जो होता है वो वीमा आना आपको बहुत ज़रूरी है। और अगला जो लेक्चर आएगा मेरा, उसके अंदर मैं आपको वीमा के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो उस लेक्चर को जरूर पढ़ना, उसे मिस मत करना, क्योंकि जो बेसिक्स जो होता है, फाउंडेशन होता है 11 का, वो वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।